साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त और उसका प्रसंचरण तंत्र। ठीक है, आज हम रक्त और प्रसंचरण तंत्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से पक्का एक आध क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो इसको हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो इसके साथ साथ आप इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वो भी इससे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड की बात कर रहे हैं। आपको पता है ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है एक तरह का संयोजक ऊतक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड जो है, ये जो रक्त है, वो किस टाइप का टिश्यू है, ऊतक है, तो आप कहेंगे इट्स अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। इट्स बेसिक लिक्विड। ठीक है, ये एक तरह से बेसिक लिक्विड है, मतलब एक क्षारीय लिक्विड है। क्यों क्षारीय? आपको पता है जो पीएच होता है, पीएच की सहायता से हम किसी भी लिक्विड की क्षारीयता या अम्लता जानते हैं। मतलब वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, वो कैसे जानते हैं? पीएच से। आपको पता है जो पीएच की रेंज होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ऐसे। ये आपका स्टार्ट होता है 0 से लेके 14 तक, ये पीएच की रेंज होती है। अगर आप 7 पे जाते हैं, आपको पता है 7 वाला क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और 7 किसका होता है? पानी का होता है। जब हम 7 से मूव करते हैं 14 की तरफ, तो हमारा जो बेसिक करेक्टर होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। या जो क्षारीय गुण होता है वो 7 से 14 में क्या करेगा? बढ़ेगा। इसी तरह जब हम 7 से आएंगे 0 की तरफ, 7 से कहाँ आएंगे हम? 0 की तरफ, तो जो आपका एसिडिक करेक्टर या अम्लीय गुण जो होता है वो आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो चूंकि इसका जो पीएच कितना है? 7.34, मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा, तो आप कह सकते हैं इट्स स्लाइटली बेसिक। ये हल्का सा क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ ब्लड इन एन एवरेज एडल्ट इज 5 to 6 लीटर। आपको पता है कि जो वयस्क पुरुष होता है उसमें करीब 5 से 6 लीटर रक्त होता है या खून होता है। जबकि वही फीमेल की बात करते हैं, फीमेल्स की चूंकि उनकी बॉडी थोड़ी सी हमसे अलग होती है, छोटी होती है एज कंपेरिजन टू, तो इसलिए उनकी बॉडी में जो होता है वो अबाउट 4 to 5 लीटर आपका ब्लड होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्प्लीन इज एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ ब्लड, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ ब्लड। क्वेश्चन ये बनता है कि किस ऑर्गन को कहते हैं हम स्टोरेज ऑर्गन ऑफ ब्लड? तो क्या बोलेंगे आप? स्प्लीन। किसको बोलेंगे आप? स्प्लीन। हिंदी में कहते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा। जो प्लीहा होती है उसी को हम स्टोरेज ऑर्गन ऑफ ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं। ब्लड के मिली 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या होता है? ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। आपको पता है हम सभी का कभी ना कभी ब्लड चेक हुआ होगा, या कभी ना कभी तो आप देखेंगे ही। जो टेस्ट ट्यूब होती है, तो टेस्ट ट्यूब में जब आपका पैथोलॉजिस्ट आपका ब्लड ले लेता है, तो वो उसमें कुछ रेजेंट मिलाता है, उसको सिंपल सा रख देता है। तो रखने के बाद जो मान लिया हमने पहले ब्लड को ऐसे ले लिया, ये हमारा ब्लड था, इसमें कुछ देर बाद उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मशीन को हम अपोहन मशीन भी कहते हैं, जिसमें इसको बहुत तेजी के साथ गोल गोल घुमाया जाता है। तो उसके बाद होता यह है कि अब इसमें जो ब्लड था हमारा, उसमें कुछ ग्रेनुलर पार्ट, जो कणिकामय पार्ट है, वो आपके नीचे रह जाते हैं, और बाकी का जो लिक्विड है वो क्या होता है? हमारा ऊपर आ जाता है। तो जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, जो रक्त का हमारा जो लिक्विड पार्ट बचा है, इसको हम कहते हैं हमारा वो क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और जो ग्रेनुलर पार्ट है, कणिका में पार्ट है, इसको बोलते हैं हम ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड कॉर्पस्कल्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने ब्लड लिया, ब्लड के 2 पार्ट होंगे, एक होगा आपका ब्लड प्लाज्मा और एक होगा ब्लड कॉर्पस्कल्स। जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है, जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है, जो तरल पार्ट है ब्लड का, वो हमारा क्या है? वो आपका है प्लाज्मा। और जो आपका इसका ठोस ठोस कह सकते हैं या कणिका में पार्ट है, उसको कहेंगे हमारा वो क्या है? वो आपका है ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये जो आपका तरल पार्ट होता है ये अबाउट 55% होता है ब्लड का, और जो कणिका में पार्ट होता है वो करीब होता है अबाउट 45%। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब हम इस प्लाज्मा को भी अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए जो प्लाज्मा है, पूछा जाता है कि प्लाज्मा कितना परसेंट होता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, इट्स अबाउट 50% ऑफ द ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसका 55% क्या होगा? हमारा प्लाज्मा होगा। इट हैज 90% ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है? 90% तक वाटर होता है, 7% ऑफ प्रोटीन, करीब 7% तक प्रोटीन होता है, और सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड ग्लूकोज, और कुछ अमाउंट तक कुछ लवण और आपके ग्लूकोज के इसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्या मिलता है? वाटर। कितना? अबाउट 90%। इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड हार्मोन्स एंड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में जो भी डाइजेस्टेड फूड, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, फ्रक्टोज हो गया, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो हार्मोन्स आपके एक जगह से दूसरी जगह तक भेजे जाते हैं, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल? हमारा प्लाज्मा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बिकॉज बिकॉज इट्स प्रोवाइड द फ्लोटिंग मीडियम टू दैम, क्योंकि ये उन पार्टिकल्स को फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए, एक जगह दूसरी जगह पहुंचने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक, चलिए अब सीरम की बात करते हैं। तो आप कह सकते हैं व्हेन फाइब्रिनोजन एंड प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम प्लाज्मा देन इट इज
देन द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड सीरम। जैसे मान लीजिए, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए हमारी टेस्ट ट्यूब हो गई, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है, टेस्ट ट्यूब हो गई। टेस्ट ट्यूब में हमसे पैथोलॉजिस्ट ने क्या किया, हमारा ब्लड ले लिया, ये हमारा ब्लड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में जाता है, आपको पता है जब ये ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखेंगे या इसको इसी तरीके से रख देता, तो जो कणिकामय पार्ट, जो आपका कणिकामय पार्ट है वो यहाँ पे रुक जाएगा। इसको कहेंगे, ये हमारा क्या है, ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या है ये, ब्लड कॉर्पस्कल्स। और इसके बाद जो आपका ये वाला पार्ट बचेगा ऊपर, जो लिक्विड पार्ट है हल्का सा, इसको बोलेंगे ये हमारा क्या है, प्लाज्मा। ये हमारा क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कितना होता है, अबाउट 55%, और ब्लड कॉर्पस्कल्स कितना, अबाउट 45%। इस बात को याद रखिएगा, आपने ब्लड और प्लाज्मा मंत्र समझा। अब इसी का हम, और अगर हम प्लाज्मा को ले लें, अब हमने जो प्लाज्मा लिया था, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। अब हमने जो प्लाज्मा लिया था, जो कि आपका स्लाइटली येलोइश कलर का होता है, कह सकते हैं बहुत ही स्लाइटली आपका क्या होता है, ये येलोइश कलर का होता है। अब जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में भी आपको पता है 90% तक वाटर होता है। क्या होता है, 90% तक हमारा वाटर होता है, और 7% क्या होता है, प्रोटीन और अदर पार्टिकल्स होते हैं, और फिर अदर पार्टिकल्स। तो अब जो हमने ये प्लाज्मा ले लिया, उसमें से अगर हम प्रोटीन के पार्टिकल्स, किसको, प्रोटीन के पार्टिकल्स और फाइब्रिनोजन, ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है, इन दोनों को अगर इस प्लाज्मा में से हम अलग कर देते हैं, तो जो लिक्विड बचेगा उसको हम कहेंगे हमारा वो क्या है, सीरम है। उसको क्या कहेंगे, हमारा वो सीरम है। ध्यान समझिएगा, हमने ब्लड लिया, ब्लड में से जो आपका ग्रैनुलर पार्ट था उसको हमने कहा वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, ब्लड कॉर्पस्कल्स है। और जो लिक्विड पार्ट है उसको हमने कहा हमारा क्या है, प्लाज्मा है। अब हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने प्लाज्मा को ले लिया, प्लाज्मा में से भी जो भी प्रोटीन के पार्टिकल्स थे, और कह सकते हैं कि और भी फाइब्रिनोजन के पार्टिकल्स थे, उनको जब हमने अलग कर दिया, तो उसके बाद जो लिक्विड बचेगा उसको कहेंगे हमारा वो क्या है, सीरम है। क्या है, सीरम है। इस बात को आप, मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स की। जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, इट इज अबाउट 45% ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड है इसका अबाउट 45% ये होते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। अब पहले हम बात करते हैं आरबीसी की, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये क्वेश्चन बनता है, इसका शेप कैसे होता है, मैमल्स में इसका शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव। क्वेश्चन सीधे बनता है कि मैमल्स में या स्तनियों में इसका शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव। न्यू आरबीसी इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। पूछा जाता है कि जो नई आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वो कहां बनती है, तो क्या बोलेंगे आप, बोन मैरो में बनती है। बट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब मां के पेट में फीटस बन रहा होता है, नवजात बन रहा होता है, उसकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है जिसमें कुछ भी डेवलप नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमारा कहाँ बनता है ब्लड, तो बोलेंगे आप लीवर में। कहाँ बनेगा आपका, लीवर में, क्योंकि उस टाइम तक बोन मैरो आपका फुली डेवलप नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो भ्रूणी स्तर, भ्रूणी अवस्था होती है, उसमें कहाँ बनता है, तो क्या बोलेंगे आप, लीवर में। और जब डेवलप हो जाता है तो कहाँ बनता है, बोन मैरो में। इसको आप याद रखेंगे। ये केवल आपका आरबीसी की बात हो रही है। देयर इज नो न्यूक्लियस इन आरबीसी। जो आरबीसी है इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। पेट क्वेश्चन है ये, कि जो आरबीसी उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता है। इसके एक्सट्रैक्शन भी है कौन कौन से, कैमल, ऊंट और लामा। ये ऐसे दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके आरबीसी में, ये दोनों ही मैमल्स हैं, बट इनके आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। लाइफ स्पैन की बात करते हैं, अबाउट 90 टू 120 डेज। ये एक हेल्दी पर्सन की बात हो रहा है। मान लीजिए कोई रोगी हो बहुत सालों से, तो हो सकता है कि उसकी जो आरबीसी हो वो 30 ही दिन चले या 40 दिन ही चले। एक नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, हेल्दी पर्सन, उसके अबाउट 120 डेज आप कह सकते हैं, ठीक। चलिए, अब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी भाई सेल्स कभी ना कभी तो मरेगी, जब सेल्स मरती है तो लीवर और स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, इसी में इसकी डेथ ज्यादा होती है। बट जो कि मैक्सिमम जो डेथ होती है वो कहाँ होती है, लीवर में होती है। इसलिए लीवर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड या ग्रेव ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं, ग्रेव ऑफ, कब्र। आरबीसी की कब्र किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे आप लीवर को। किसको बोलेंगे आप, लीवर या यकृत को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन पिगमेंट। जो आरबीसी होती है इसमें एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, लवक होता है, जिसके चलते इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा ब्लड या हमारा रक्त क्यों लाल होता है, तो क्या बोलेंगे आप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट। क्योंकि जो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके चलते इसका रक्त क्या होता है, लाल होता है। नेक्स्ट, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन दो टाइप के पिगमेंट्स बना होता है। एक हमारा होता है हिम प्लस ग्लोबुलिन। हिम प्लस, यहाँ पे जो हिम है ये हमारा आयरन है, और जो ग्लोबुलिन ये हमारा क्या है, प्रोटीन पार्टिकल है। ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन पार्टिकल्स, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आरबीसी की। व्हेन ऑक्सीजन मिक्स्ड विद द हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन, हमारा आपको पता है कि लंग से हमारा ऑक्सीजन को हम जब लाते हैं, ब्लड मिक्सअप किया जाता है, तो जब ऑक्सीजन के साथ हमारा हीमोग्लोबिन मिक्सअप हो जाएगा, मिल जाएगा,
तो एक टेम्पररी कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये हर एक कोशिका के पास जा जाके कहता है कि लो भैया ऑक्सीजन अपना लो, हम चले अब। ठीक है, तो एक टेम्पररी कंपाउंड है, ये कह सकते हैं कि थोड़े समय के लिए ऐसा कंपाउंड बनता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हाँ इसके साथ याद रखिए कि जब यही आपका CO2 के साथ Hb मिलेगा तो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन की क्या होती है? 14 से 16 होती है, कुछ बुक्स में 17 भी होगा, 14 से 16 होती है। किसमें? मेल्स में। और फीमेल्स में क्या थोड़ी सी कम होती है, 12 से 15 होती है पर ग्राम। ठीक है, पर डेसिमल। ठीक है, आप कह रहे ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इसकी डिफिशियंसी से या आयरन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है? तो क्या बोलेंगे आप? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया, जिसको हिंदी में बोलता है रक्त अल्पकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी कह रहा है हीमोग्लोबिन इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हीमोसाइटोमीटर। पूछा जाता है कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से, किस औजार से नापा जाता है? क्या बोलेंगे? हीमोसाइटोमीटर से नापा जाता है। एज द हाइट इंक्रीजेस द हीमोग्लोबिन लेवल आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई का मतलब यहाँ हमारी लंबाई से नहीं है, जैसे मान लीजिए हम पहाड़ पे चले गए कहीं, ठीक है, तो आपको पता है वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। देखिए ऐसे समझिएगा, जहां पे ऑक्सीजन का लेवल, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो गया, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो हम क्या करेंगे? हमें ऑक्सीजन को पूर्ति के लिए हमें सांस बढ़ानी पड़ेगी, हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और जब ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, ऑक्सीजन पहले ही कम मिल रहा है और हमें हर एक सेल तक जल्दी जल्दी पहुंचाना है ऑक्सीजन, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा हीमोग्लोबिन लेवल भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यही एक रीजन है कि जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? इंक्रीज करता है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, पहाड़ों पे जाएंगे या कहीं ऊंचाई स्थल पे जाते हैं तो वहां पे हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, कम होगा। जब ऑक्सीजन कम होगा और हर एक सेल तक पहुंचाना है ऑक्सीजन, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे या हमारी सांस फूलने लगेगी, हमारी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगी तो आपको पता है चूंकि हर एक सेल तक पहुंचाना है तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें WBC की, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, चलिए इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द बोन मैरो। इसके जब फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है या फिर लिम्फ नोड्स में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इट। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा जब बात करेंगे RBC, WBC और प्लेटलेट्स की, तो केवल इसी में न्यूक्लियस मिलता है, इसमें भी नहीं मिलता है, इसमें भी नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान देंगे बाद में। लाइफ स्पैन इज अबाउट 13 to 20 डेज। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो थोड़ी कम होती है, 13 से 20 दिन में सेल्स मर जाती हैं। ठीक है, आप कह रहे थे नॉर्मल रेंज इज 5000 to 11,000 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका नॉर्मल रेंज लिखी गई है। ठीक है, द मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि RBC WBC प्लेटलेट्स में से कौन सी सेल है जो डिजीज से लड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या बोलेंगे आप? वो हमारा क्या है? वो आपका WBC है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है इट्स रेशियो इज, इसका और RBC का जो रेशियो होता है कितना? 1600:1 होता है। अब बात करें लिम्फोसाइट्स आर आल्सो टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो भी एक तरह की क्या है? ल्यूकोसाइट्स हैं, जो कि कहाँ मिलती हैं? बोन मैरो मिलते हैं, जो कि हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक्सेस ऑफ WBC इन ब्लड कॉजेस ल्यूकेमिया। जब हमारे ब्लड में WBC का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब वीकनेस कह सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमें रोग बहुत ज्यादा होने लगता है। WBC जब बढ़ जाएगा, WBC के सेल्स जब बॉडी में बढ़ जाएंगे तो उसको कहेंगे ल्यूकेमिया, या इसको हम क्या कहते हैं? हम ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। आइए और आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए थोड़ा WBC को समझे, तो मान लीजिए हमारा पूरा ब्लड हो गया, ये पूरा हमारा ब्लड हो गया। ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इस बात को समझिएगा। एक हमारा ब्लड का पार्ट था प्लाज्मा, थोड़ा सही लिखे इसको, पेन ले लेते हैं। एक हमारा ब्लड का पार्ट था प्लाज्मा और एक था हमारा ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या था हमारा? ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, अब जो प्लाज्मा था, आपने प्लाज्मा के बारे में देख लिया था कि प्लाज्मा भाई इसमें 3 ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, या तो वाटर होगा, सबसे अधिक H2O होता है, अबाउट 90% H2O होता है, फिर कुछ प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं और फिर आपके कुछ ग्लूकोज वगैरह पार्टिकल होते हैं। यही 3 होते हैं। ठीक है, इसमें जो ब्लड कॉर्पस्कल्स था, ठीक है, अब इसके 2 पार्ट्स थे। ठीक है, ब्लड कॉर्पस्कल्स के क्या थे? सॉरी, 2 नहीं 3 पार्ट थे। वो कौन कौन से थे हमारा? एक था हमारा RBC, WBC और आपका एक क्या था? प्लेटलेट्स। एक हमारा क्या था? प्लेटलेट्स था। प्लेटलेट्स से बाद में पढ़ेंगे, पहले हम WBC को देख लेते हैं। RBC देख लेते हैं आपने। जो WBC होता है, इस WBC को भी आगे अगर हम स्टडी करें हायर क्लासेस में तो उसको हम और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। एक हमारा होता है ग्रैनुलर, जिसको बोलते हैं कणिकामय पार्ट, और एक होता है ए ग्रैनुलर, मतलब अकणिकामय पार्ट। तो जो ग्रैनुलर होता है इसमें आप क्या आ जाते हैं? इस्नोफिल। कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? इस्नोफिल्स आ जाते हैं, फिर आपके बेसोफिल्स आ जाते हैं, और एक हमारा होता है न्यूट्रोफिल्स।
ये इस टाइप के सेल्स आपके ग्रेनुलर पार्ट है। तो पूछा जाता है कि इस्नोफिल, बेसोफिल या न्यूट्रोफिल किसके पार्ट है, तो कहेंगे आपके WBC के पार्ट है, जो कि आपके कणिका में होते हैं। और इसमें दो ही पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है लिम्फोसाइट और एक होता है हमारा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो याद रखिएगा कभी क्वेश्चन ये बनता है कि WBC की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, आकार में सबसे बड़ी सेल कौन सी, तो बोलेंगे आप मोनोसाइट। कौन सी है, मोनोसाइट। बस यही मैं बताना चाहता, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं अपने। अब हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की या थ्रोम्बोसाइट्स की। किसकी, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की। थोड़ी सी स्लाइड आगे बढ़ गई है, बट फिर जिसको समझ लेते हैं, ठीक। चलिए, जो ब्लड प्लेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की बात करते हैं तो आपको याद रखिएगा, जो ब्लड प्लेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, इट हैज नो न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। इट हैज नो न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इट्स फॉर्मेशन, जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी आपकी कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है। कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो सॉरी उनकी रेंज कितनी होती है, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 3 to 5 days, मतलब 3 से 5 दिन में वो सेल्स भी क्या होती हैं, मरने लगती हैं, ठीक है। अब इनका जो रेंज होता है कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक, 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपके, आप ऐसा समझिए 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक इनकी रेंज होती है, किसकी, प्लेटलेट्स की, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो ब्लड के क्लॉटिंग में काम आता है। कहाँ पे, ब्लड के क्लॉटिंग में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलेंगे आपका प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स आपका रिस्पॉन्सिबल। इसके साथ साथ याद रखिए, जब डेंगू फीवर बहुत चूंकि फैलता है, अभी भी फैल रहा है, जो डेंगू फीवर जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स के जो अमाउंट होता है क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, जब आपको डेंगू होता है तो RBC WBC प्लेटलेट्स, थोड़े प्लेटलेट्स में बढ़ता है घटता है, तो क्या बोलेंगे, आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए अब हम बात करें ब्लड क्लॉटिंग की। जो हमारा खून का थक्का जमना है ये कैसे होता है, कैसे इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी बॉडी में थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जुड़ता है आपका प्रोथ्रोम्बिन से। किसके, प्रोथ्रोम्बिन के साथ, और उसमें सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिल जाएगा तो बनाएगा आपका थ्रोम्बिन। और यही जब थ्रोम्बिन हमारा जुड़ेगा किससे, फाइब्रिनोजन से। ये फाइब्रिनोजन कहाँ से मिलता है, ये आपका लीवर सिक्रेट करता है, ठीक है। थ्रोम्बिन जब किससे मिलेगा, आपके फाइब्रिनोजन से मिलेगा तो बनाएगा फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन जैसे आपको WBC RBC मेनली प्लेटलेट्स की बात करें, जैसे ही प्लेटलेट से मिलेगा तो आपका एक जालनुमा टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा और फिर खून को बाहर नहीं निकलने देगा और आपका क्या हो जाएगा, थक्का जम जाएगा। इसको अंतिम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पूरा ब्लड क्लॉटिंग है उसके लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट कौन सा है, तो बोलेंगे फाइब्रिनोजन। कौन सा है, फाइब्रिनोजन, जो कहाँ बनता है, हमारे लिवर में बनता है, ठीक है। आइए देखते हैं और आगे। नेक्स्ट हमारा है ब्लड ग्रुप। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप की जो बात करते हैं, इसकी जो डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट हमारे कॉर्ल लैंडस्टेनर। क्या थे, कॉर्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने कब डिस्कवरी की थी, अबाउट 1900 में, ठीक है। द मेन कॉज बिहाइंड द डिफरेंस इज द, अब इसका मेन कॉज क्या है, मतलब जो इन्होंने डिफरेंस किया इसके 4 पार्ट्स में, ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। तो किस बेसिस पर डिफरेंस किया, तो हमारी RBC में, इसको याद रखिएगा, हमारी जो RBC जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है जिसको हम एंटीजन भी कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, हमारे जो RBC WBC और प्लेटलेट्स थे, ये हमारे ब्लड कॉर्पस्कल्स थे। इसमें जो RBC है जो कि सबसे एक्सेस अमाउंट में ज्यादा है, जो RBC है, तो RBC में एक प्रोटीन मिलता है जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, या इसको हम फिर एंटीजन भी बोलते हैं। इसी के चलते हमारे ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब समझते हैं एंटीजन होता क्या है। इट इज ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप का एंटीजन होता है, एंटीजन A और एंटीजन B। इसको हमेशा हम कैपिटल्स दिखाते हैं। क्या है, एंटीजन A और एंटीजन B। इसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के थे। कौन से थे, A, B, AB और O, ठीक है। A, B, AB और O। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज। अब भाई एंटीजन है तो उसको शांत करने के लिए कोई, भाई मान ली कहीं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को शांत करने के लिए नेगेटिव भी तो होगा। तो जब ये हमारा, जब एंटीजन हमारा यहाँ मिल गया तो एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारी कहाँ मिलती है, प्लाज्मा में। तो क्वेश्चन ये बनता है एंटीजन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे ब्लड कॉर्पस्कल्स में। और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है प्लाज्मा, उसमें हमारी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं ये ठीक इन एंटीजन के उल्टा होती हैं, जिसमें प्लस मैंने समझाया आपको, ठीक इसके उल्टा होती हैं, इसलिए इनको हम स्मॉल a और स्मॉल b से हम दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए समझ जाएंगे भी आप लोग आगे। अब मान लीजिए जो ब्लड ग्रुप था A, B, AB और O, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका ब्लड ग्रुप्स है डिफरेंट डिफरेंट, ये अब इनको जो हमें देखना है, तो ब्लड ग्रुप A है तो इसमें एंटीजन A मिलेगा। क्या मिलेगा, एंटीजन A मिलेगा, ठीक है। और जो एंटीबॉडीज होगी ब्लड ग्रुप A में वो कौन सी होगी, स्मॉल b, ठीक। इसका उल्टा ध्यान से देखिएगा, ब्लड ग्रुप A है तो इसका एंटीजन भी A होगा, बट एंटीबॉडीज क्या होगी, स्मॉल b। इस तरह ब्लड ग्रुप B होगा तो इसमें एंटीजन क्या होगा, ओनली B, बट इसमें ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ओनली A। ये ठीक आप समझ जाएंगे इसको कोलेट करके। वही जब बात करेंगे हम ब्लड ग्रुप AB की,
ए बी की, तो इसमें दोनों के दोनों ही एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होंगे, दोनों ही पाए जाएंगे, और इसमें एंटीबॉडीज क्या होंगी, नहीं मिलेंगी, एंटीबॉडीज क्या होंगी, नहीं मिलेंगे। यही एक रीजन है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसको हम किसी का भी ब्लड दे सकते हैं, इसको हम ए का ब्लड भी दे सकते हैं, बी का भी दे सकते हैं, ओ का भी दे सकते हैं, और ए बी का तो ले ही सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये किसी का भी ब्लड क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरह जो हमारा ओ है, ओ में हमारा कोई एंटीजन नहीं मिलता है, और इसमें दोनों ही एंटीबॉडीज, एंटीजन ए और एंटीबॉडीज ए, दो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही मिल जाए, सॉरी ये एंटीबॉडी होगा, ठीक है, ये एंटीबॉडी है, इसमें दोनों ही एंटीबॉडीज ए और बी मिल जाते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये सभी को, ए ओ को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, और आपका ए बी को, ये सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। इसके साथ एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आइए थोड़ा देख लेते हैं पहले। चलिए, एक टर्म होता है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, एगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, मतलब ब्लड का जमना। होता है कि अगर आपने ब्लड, कोई हमारा ए ब्लड ग्रुप वाला, इसको किसी बी का चढ़ा दिया आपने, तो तुरंत डेथ कर जाएगा, क्योंकि ब्लड जो होता है एक्यूमुलेट हो जाता है, वो जमने लगता है, एगुलेट हो जाता है, ठीक है। क्यों एगुलेट होता है, तो आप बोलेंगे क्योंकि सर जो ए एंटीजन है, ठीक है, अब एंटीजन ए है इसका, अब एंटीबॉडीज, ठीक है, अगर इसके पास भी एंटीबॉडीज ए वाला आ जाए तो हमारा क्या करेगा, वो जम जाएगा, या चिपक जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। सब एंटीजन बी है, या एंटीबॉडीज बी के पास आ जाए तो भी ये चिपक जाएगा, तो और जब चिपक जाएंगे तो फिर हमारा ब्लड पूरा फुल्ली वर्क नहीं करेगा, वो कैसे स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी हम ब्लड किसी को डोनेट करते हैं तो उसको हम फुल्ली चेकअप करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे ब्लड ग्रुप ओ, मैंने क्या कहा, इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके पास क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि किसी को ब्लड ये दे सकता है, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में हैं, कोई एडमिट है, ठीक है, अब किसी को ब्लड ग्रुप चढ़ाना है, सॉरी उसको ब्लड चढ़ाना है, और इतना टाइम नहीं है कि कौन सा ब्लड चढ़ाया जाए, तो उसको कौन सा ब्लड दिया जा सकता है, तो आप कहेंगे ओ नेगेटिव। कौन सा दिया जा सकता है, ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव किसी को भी दिया जा सकता है बिना ब्लड ग्रुप जांच किए भी। अगर पता है कि हाँ इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम ए हो, बी हो, ए बी हो, सबको हम दे सकते हैं, और को दे सकते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब और आगे चलते हैं। साइंस टॉप में हम अपनी बायोलॉजी सीरीज में जो हम ब्लड से आगे का जो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना था हमारे, उसको डिस्कस करेंगे, और उसके कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे साहब, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। इट हैज फोर मेन पार्ट्स। अब इसको समझने के लिए हमें 4 मेन पार्ट्स में समझना होगा, जिसमें आपका आएगा ब्लड, हार्ट, आर्टरीज और वेन्स। अगर इन चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि किस आधार पे हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है वो मूव करता है, ठीक है। अब पहली बात तो ये आती है कि सर ये ब्लड मूव क्यों करता है, तो ब्लड का काम ये होता है कि हर एक सेल तक ये ऑक्सीजन और इसके साथ साथ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको हर एक सेल तक ये पहुंचाने का काम करता है। तो ब्लड का बहुत बड़ा ये फंक्शन है, ठीक है। चलिए इसको हम समझेंगे धीरे धीरे। ब्लड आपने समझ लिया है, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ तो साथ थोड़ा सा समझ आ जाए कि क्या काम है इसका, ठीक है। चलिए, हमने इससे पहले पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने, रेस्पिरेशन के। 2 टर्म थे, एक होता हमारा रेस्पिरेशन, एक होता ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, हवा को केवल बॉडी के अंदर लेना और बाहर निकालना, दैट इज द ब्रीदिंग, उसको कहेंगे हम सांस लेना। और रेस्पिरेशन क्या थी, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये एक जैव रासायनिक क्रिया थी जिसमें हर एक सेल के अंदर जो फूड था वो ऑक्सीडाइज्ड होता था, मतलब उसका ऑक्सीकरण होता था, उससे ऊर्जा मुक्त होती थी, उसको कहते थे हमारा वो क्या है, रेस्पिरेशन है। और जो ऊर्जा होती अलग अलग यूज होती थी। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक इंसान है, मानना ही आपको कुछ करना नहीं, ठीक है, ये इसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है ये। चलिए, आपको पता है कि ऊपर हमारे 2 प्यारे प्यारे लंग्स होते हैं और इसके नीचे हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसको बार बार हम समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 4 चैम्बर्ड क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। चलिए, अब होता ही है कि अब देखिए, अब जो लंग्स होते हैं, लंग्स आपको पता है हमारे नेजल जो कैविटी है, यहाँ से क्या करेंगे, ये हवा को लेंगे और फिर लंग्स में डाल देंगे। अब हमारे लंग्स के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटा ऑर्गन्स कह सकते हैं, वो हमारा होता है, उसको बोलते हैं हम एल्विलॉय। क्या बोलते हैं हम, एल्विलॉय। एल्विलॉय या वायु कोशिका बोलते हैं। एल्विलॉय के अंदर क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लड कहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होता है या मिलता है, तो उसको बोलेंगे एल्विलॉय। क्या बोलेंगे, एल्विलॉय, ठीक है। एल्विलॉय के साथ यहाँ पे मिक्सअप होगा और मिक्सअप होने के बाद फिर एक वेन, एक आपकी ब्लड वेसल की हेल्प से वो कहाँ जाएगा, हमारे ये लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट है राइट है, आपके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। आर्ट्रियम कहाँ जाएगा,
लेफ्ट ऑट्रियम में जाएगा। लेफ्ट ऑट्रियम में आने के बाद फिर यहाँ पे जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसमें होता है हमारा बाइकैस्पिड वॉल्व। क्या होता है? बाइकैस्पिड वॉल्व। तो इस बाइकैस्पिड वॉल्व की हेल्प से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल कहते हैं, ऊपर वाले ऑट्रियम कहते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल यहाँ से फिर ब्लड को पंप अप किया जाएगा, बहुत से प्रेशर से पंप अप किया, पूरी बॉडी में टहलेगा, ये पूरी बॉडी में टहलेगा। और टहलने के बाद जो भी हर एक सेल के पास ये ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, और जो फूड सब्सटेंसेस ग्लूकोज या फ्रक्टोज के फॉर्म में उनको भी ये पहुंचाएगा। और जो भी उसकी इम्प्योरिटीज होंगी, हर एक सेल के कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ होंगे, जैसे CO2 हो गया, CO2 हो गया, यूरिया हो गया, जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उनको फिर वो हमारे हार्ट में लेके आता है। जब लाएगा तो चूंकि हमारी बॉडी में पूरी टहल रहा है, वो बहुत सी इम्प्योरिटीज आ जाएगा, टहलते टहलते उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर जब कम हो जाता है तो हमारा जो ब्लड होता है फिर से हमारे लंग्स तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसके चलते जो हमारी ब्लड होगा वो फिर से हमारे राइट आर्ट्रियम में आएगा। कहाँ पे आएगा? राइट आर्ट्रियम में आएगा, ताकि ये हमारा हार्ट उसको फिर से पंप अप करे और वो आपका लंग्स तक पहुंच जाए। और फिर से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, वो ब्लड को फिर से पंप अप करेगा और फिर भी आपके लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स में फिर यहाँ पे जो भी कह सकते हैं कि CO2 या अदर गैसेज है उसको बॉडी से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक साइकिल पूरी चलती रहती है, जिसमें हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ब्लड का काम आपने क्या देखा, हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। इसके साथ साथ जो भी फूड सब्सटेंसेस है उसको भी हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसी बीच में हमारी किडनी भी आती है। यहाँ जो किडनी आती है, इस किडनी का काम ये होता है कि पूरा जो ब्लड आता है उसको प्यूरिफाई करता है। आपको पता है 2 किडनी है, वो भी आगे हम समझेंगे। किडनी पूरी ब्लड को प्यूरिफाई करती है, और प्यूरिफाई करने के बाद यूरिन बनाती है, फिर यूरिन को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये एक छोटा सा इसका मैकेनिज्म था। अब मैंने ये कहा कि हर एक सेल तक पहुंचाती है। जब हर एक सेल तक पहुंचाती है तो वहां ये क्या काम करते हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहाँ गया भाई, अच्छा सॉरी डार्क हो गया, ठीक है चलिए। अब देख रहे हैं कि आप हर एक सेल तक पहुंचाने, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पहले बोला है कि हर एक सेल, हर एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर बहुत से आपके पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब होता यह है कि हर एक सेल को आपको CO2 दिया जाता है, सॉरी O2 दिया जाता है, क्या देता है? ऑक्सीजन दिया जाता है, जो ब्लड हमारा लेके जाता है। इसके साथ साथ थोड़ा अच्छे बनाते ज़्यादा समझ में आएगा। जो हर एक सेल है उसको क्या होता है, उसको O2 प्रोवाइड किया जाता है ऑक्सीजन के लिए, जो भी हर एक सेल तक ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड पहुंचे। इसके साथ साथ जो हमारा ब्लड होता है वो ग्लूकोज, जिसको आप C6H12O6 भी कह सकते हैं, उसको ही पहुंचा, हर एक सेल तक पहुंचाएगा। अब ये हमारी एक सेल है, सेल के अंदर एक प्रोसेस उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या हिंदी बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन उसको जलाया जाएगा, जो भी फूड सब्सटेंस, क्योंकि एनर्जी हमारी इसी फूड सब्सटेंस से मिलेगी, तो इसी फूड सब्सटेंस को या भोज्य पदार्थ को जलाया जाएगा, ऑक्सीडाइज किया जाएगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद होता ये है कि आपके 3-4 चीज निकालेगा। एक आपका निकालेगा ये CO2, जिसको कहेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। एक आपका निकालेगा ये वाटर, जिसको कहेंगे हम H2O। और फिर निकालता है आपका ये एनर्जी। एनर्जी भी किस फॉर्म में निकालता है? ये ATP के फॉर्म में निकालता है। किस फॉर्म में निकालता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में निकालता है। और फिर इसी एनर्जी का यूज हम बहुत से कार्यों में करते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये भी कार्य है, आप बैठे हैं इसमें भी कार्य है, चलना लिखना, इसके साथ साथ बॉडी में जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसमें भी आपके इस ATP का काम आता है। तो हमने रेस्पिरेशन और अभी हम जो पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन का काम ये है कि वो हवा को अंदर ला रहा है, ठीक है, और जो हमारा ऑक्सीजन आ रहा है उसको हर एक सेल तक जो पहुंचाने का काम है वो हमारा ब्लड करता है। क्योंकि जो एक सेल है, इस सेल तक कौन लेके आएगा? जो आपका O2 ऑक्सीजन आएगा ये भी हमारा ब्लड लेके आएगा। इसके साथ साथ जो आपका ग्लूकोज है ये भी कौन लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा। ये ब्लड लेके आएगा हर एक सेल तक। इसके साथ साथ सेल में ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी निकली। अब ये जो CO2 निकला है, जो CO2 निकला है और जो आपका 6H2O निकला है, इसको भी फिर किडनी तक पहुंचाएगा एक्सेस वाटर को, और ये जो CO2 है इसको फिर से लाएगा लंग्स तक और फिर बाहर निकालेगा। तो ये इसकी हार्ट की पूरी मैकेनिज्म है, ठीक है। अब आप देखते होंगे कभी कभी जब हमें ऊंचाई पर चढ़ना होता है तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। क्यों जल्दी जल्दी सांस लेते हैं? क्योंकि आपको पता है ऊंचाई पर क्या होती है, ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, और हमें काम तो करना ही पड़ रहा है। तो अब हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो मान ली खाना तुमने पहले खा रखा है, तो हमें जल्दी जल्दी इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, इस फूड को। अब फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या? CO2 चाहिए। यही एक रीजन है, जब हम बहुत ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो वहां हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। एनर्जी ज्यादा कैसे मिलेगी? जब हम इस फूड सब्सटेंस को बॉडी में बर्न अप कराएंगे, जलाएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे।
तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी सांस भी लेते हैं। यहाँ से आप कुछ कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हम हार्ट को पढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। कितना होता है, 4 कोष्ठ की होता है। इट रिमेन सेफ इन द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, इसके अंदर क्या होता है, सेफ होता है। इट्स वेट इज अबाउट 250 ग्राम टू 300 ग्राम्स। इसका जो वजन होता है वो करीब 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है इन एडल्ट। बिटवीन द राइट atrium एंड वेंट्रिकल देयर इज अ ट्राइकैस्पिड वॉल्व फाउंड इन इट। जो मैंने आपको समझाया है कि जो आपका राइट एट्रियम और वेंट्रिकल होता है हार्ट के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, ट्राइकैस्पिड वॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट था ये 4 चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्व देख रहे हैं, तो ये हमारा राइट वाला है, लेफ्ट वाला है। तो राइट वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसमें ट्राइकैस्पिड वॉल्व तीन मतलब ट्राइकैस्पिड वॉल्व, और दूसरा 2 मतलब बाई, इसको बोलेंगे हम बाइकैस्पिड वॉल्व इसमें होता है, ठीक है। इसको आप समझ जाएंगे। अब हम वेन्स की बात करते हैं तो 3-4 चीजें याद रखिएगा। जो वेन्स होता है और आर्टरियम भी समझ लेते हैं अभी, ठीक है। अगर आप वेन्स और आर्टरियम की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, जो वेन, ये दोनों ही ब्लड को एक जगह दूसरी जगह लगाने का काम करते हैं। जो वेन्स होती हैं इसमें आपका जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है। क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है। और आर्टरीज में क्या होगा, प्योर ब्लड जाएगा। क्या होगा, प्योर ब्लड में से ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। वेन्स का काम ये होता है, ये पूरी बॉडी से कहाँ लेके आएंगी, हार्ट में लेके आएंगी। पूरी बॉडी से कहाँ लेके आएंगी, हार्ट में लेके आएंगी। और इनका काम क्या होता है, ये पूरे हार्ट से कहाँ लेके जाएंगी, पूरी बॉडी में लेके इसको पहुंचाएंगी ब्लड को, ठीक है। ये इसका मेन डिफरेंस है। इसके साथ साथ इसमें जो एक्सेप्शन है, एक हमारा होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन सॉरी, और पल्मोनरी आर्टरी। अब मैंने जैसे पहले क्या बोला कि वेन्स के अंदर हमेशा ही इम्प्योर ब्लड आता है। क्या आता है, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड होता है। बट इसका एक्सेप्शन ये है कि जैसे मान लीजिए, और हाँ समझाता हूँ, कहाँ समझाऊँ आपको, जैसे मान लीजिए यहीं पे देखते हैं। मान लीजिए ये एक इंसान हो गया भाई, हमारा हिंदू शक्तिमान टाइप का, और ये इसका स्टमक हो गया, ठीक है, पूरी बॉडी हो गई, ठीक है। आइए, अब आपको पता है ऊपर लंग्स होते हैं और नीचे आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। चलिए आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मुझे इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब होता ये है कि आपको पता है लंग्स के अंदर तो प्योर होता है, प्योर ब्लड होता है, प्योर ऑक्सीजन भी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी पाइप, या कह सकते जो ब्लड वेसल हमारा, जो ब्लड वेसल हमारे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को या ब्लड को आपका लंग से लेके, ठीक है, क्या हुआ, लंग से लेके हमारे हार्ट के राइट ऑट्रियम, ऊपर ऑट्रियम बोलते हैं, मैंने देख लिया, इसमें लेके आएगा, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। अब याद देखिए, मैंने बोला एक वेन में क्या होता है कि इम्प्योर होता है, बट ये इसका एक्सेप्शन है। पूछा जाता है कि पल्मोनरी वेन का काम क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये आपका जो लंग्स है, लंग से राइट ऑट्रियम में पहुंचा तो उसमें प्योर ब्लड आता है। क्या आता है, प्योर ब्लड होता है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बनता है, एक पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है कि ये आपका जो देख रहे हैं आप, ये राइट वेंट्रिकल से फिर से लंग्स तक पहुंचाती है। और ये आपको पता है कि यहां तक आते आते ब्लड हमारा इंप्योर हो जाता है। तो ये भी आर्टरी के अंदर हमेशा ही प्योर ब्लड आता है, बट इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, हमारा इंप्योर ब्लड हो जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा। जो ब्लड आपका ये इससे निकलता है, वेंट्रिकल से जो मेन, जो सबसे मोटी कह सकते हैं कि पाइप होती है, ब्लड वेसल होती है, पाइप ही समझिए अपने लैंग्वेज में, जो ब्लड वेसल होती है जो कि हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में निकलती है ब्लड को, उसको कहते हैं हम एरोटा। क्या बोलते हैं हम, एरोटा, एरोटा, ठीक है। चलिए, आपको कुछ समझ में आपका आ गया होगा। देखिए, बॉडी, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि बॉडी टू हार्ट, ये कहाँ लेके जाएगा, आपका बॉडी से हार्ट में, ठीक है, पूरी बॉडी से जो हार्ट में लेके पहुंचा है, हाँ, पूरी बॉडी जो टहलेगी तो पूरी बॉडी से क्या करेगा, हार्ट तक पहुंचाएगा। इसके साथ साथ इट कैरीज इम्प्योर ब्लड, मेनली क्या करता है ये, इम्प्योर ब्लड कैरीज करता है, जैसे CO2 हो गया, ठीक है, मिक्स्ड। अब पल्मोनरी वेन, जो एक्सेप्शन मैंने समझाई, पल्मोनरी वेन है आपकी। पल्मोनरी वेन ऑलवेज कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम। लंग्स से क्या आ रहा है, लेफ्ट आर्टरियम में लेके, इसको आपको समझ गए होंगे, आपको आर्टरीज में ये समझ में आ गई होगी। अब आप बात करते हैं आर्टरीज की, ठीक है। चलिए, आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मैंने पहले को समझा दिया है कि प्योर ब्लड को क्या करता है, हार्ट से पूरी अदर बॉडीज में पहुंचाता है। इन आर्टरीज प्योर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड। आर्टरीज में क्या होती है, प्योर ब्लड आपका ट्रांसपोर्टेड होता है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्शन में समझाया था, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। अपने विजुअल फिगर में देखेंगे, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। द मेन ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी इज कॉल्ड एरोटा। जो मैंने आपको पहले समझा, सबसे मोटी नली जो लेके निकलती है वो हमारी क्या हो जाएगी, एरोटा हो जाती है। एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स।
याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी, तो क्या बोलेंगे एरोटा, ठीक है। द आर्टरी कैरिंग ब्लड टू द मसल्स ऑफ हार्ट, अब हार्ट के अंदर जो मसल्स में पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी, क्या बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और इसी में जब ब्लॉक हो जाता है तो क्या तुम्हारा हार्ट अटैक हो गया और ये सब डिजीज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की, मतलब ब्लड कैसे हमारा सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। देखिए अब आपको पता है हार्ट टेक्स बिटवीन, हार्ट जो होता है पूछा जाता है, क्वेश्चन ये बना है कि हार्ट कब आराम करता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम है जिसको आप डायस्टोल सिस्टोल समझ सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, तो इसके बीच में हमारा हार्ट आराम करता है। एक बार जब पंप अप करेगा तो दूसरे पंप अप के बीच में जो टाइम है उसको आराम करता है। ह्यूमन हार्ट आपको पता है इट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट, ये एक मिनट में क्या करता है, करीब 72 बार धड़कता है। एंड इट पंप्स अबाउट 50 to 75 ml ऑफ ब्लड, ये क्या करता है करीब 50 से 75 ml ब्लड को ये पंप अप करता है सिंगल बीट, एक सिंगल बीट में। ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल ह्यूमन इज कितना हमारा 120/80, इसको याद करने का तरीका याद रखिएगा कि देखिए पहले याद रखिएगा बड़ा आदमी पहले आ जाएगा इसलिए 120/80, ठीक है। अब ये बताइए एबीसीडी हम पढ़ते हैं तो पहले डी आता है पहले एस आता है, पहले डी आता है तो नीचे वाला कम है तो हमारा क्या हो जाएगा डायस्टॉल, और ये हमारा क्या हो जाएगा सिस्टॉल। तो आपसे पूछे कोई ब्लड प्रेशर क्या होता है तो बोलेंगे 120/80 सिस्टॉल अपॉन डायस्टॉल, कम वाला क्या देखिए कम वाला 80 है तो हमारा डायस्टॉल हो जाएगा, ऊपर वाला सिस्टॉल हो जाएगा। चलिए अब जो ब्लड प्रेशर होता है इट वाज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्फैग्नोमैनोमीटर, जो ब्लड होता है उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसका नाम क्या है स्फैग्नोमैनोमीटर, ठीक है। चलिए अब एक टर्म आता है डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन बींग्स में आपका डबल सर्कुलेशन मिलता है। डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक इंसान हो गया हमारा, अब आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी में यहाँ से पूरा टहल रहा था, ठीक है। अब उसका प्रेशर कम हो गया ना, तो आप देख रहे हैं कि हार्ट एक बार ये ऊपर लंग था तो लंग से एक बार हार्ट में आया और फिर से लंग्स में वापस जाने से पहले ये फिर से दो बार और एक बार और हार्ट में आ रहा है, तो आप देख रहे हैं हार्ट में दो बार इंटर कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। आइए अब एक बार फिर से मैं आपको पूरा सर्कुलेशन वाला एक और मैकेनिज्म समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल वो रच बस जाए, ठीक है। आइए मान लीजिए ये एक शक्तिमान टाइप का हमारा इंसान हो गया, ये इनका छोटा सा पेट हो गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब आपको पता ऊपर क्या होते हैं लंग्स होते हैं, दो ही प्यारे लंग्स होते हैं, और नीचे हमारा क्या होता है एक प्यारा सा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्या होता है 4 चैम्बर्ड हमारा हार्ट होता है, और नीचे दो प्यारी प्यारी किडनीज होती है, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको और समझ में मजा आएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, हमने पहले सांस ले ली, सांस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जैसे CO2 हो गया, फिर आपका नाइट्रोजन हो गया। हाँ एक और क्वेश्चन यहाँ से याद है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रेस्पिरेशन के बाद इस पूरे इन्वायरमेंट में किस गैस के अमाउंट में चेंजेस नहीं आता, क्या क्या नाइट्रोजन के, क्योंकि भाई नाइट्रोजन हम ले तो लिया बॉडी में, आपको पता है अबाउट 78% तो नाइट्रोजन है, हम नाइट्रोजन को ले तो रहे हैं बट हम फिर से उसी अमाउंट में बाहर भी तो निकाल दे रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन के रेस्पिरेशन से आपके एनिमल के रेस्पिरेशन से नाइट्रोजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए चलिए मैं फिर से गलती से मिटा दिया, फिर से बनाना पड़ जाएगा। ऊपर देख रहे थे आपके प्यारे प्यारे दो लंग्स थे, नीचे आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट था, और फिर आपकी दो प्यारी प्यारी किडनीज थी, ठीक है। चलिए अब काम ये करता है कि हमने गैसेस को ले लिया, लंग्स में गई, लंग्स के अंदर आपका जो ब्लड है और फिर आपका हीमोग्लोबिन वो मिक्सअप होता है, और मिक्सअप होने के बाद एक टेम्पररी कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये इसका टेम्पररी कंपाउंड जुड़ जाता है, और चूंकि हमें हर एक सेल तक पहुंचाना है इसलिए यहाँ से फिर आपके लेफ्ट आर्टरी में आती है प्योर ब्लड होता है, क्या होता है प्योर ब्लड होता है, और जो लेके आती है इस ब्लड वेसल का नाम क्या है पल्मोनरी पल्मोनरी वेन, भले इम्प्योर ब्लड है पर क्या पल्मोनरी वेन, यहाँ से फिर ब्लड को पंप अप किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ वेरियस थिंग्स, ठीक है। अब पूरी बॉडी से फिर से ये आर्टरीज की हेल्प से पूरी बॉडी में टहलेगा ये, अब जो मेन आर्टरी लेके आती है उसको बोलते हैं एरोटा, क्या बोलते हैं एरोटा, पूरी बॉडी में टहलेगा। और आपको पता है कि जो इम्प्योर ये ब्लड जो होता है हमारी किडनीज में भी जाता है, किडनी में फिर प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफाई करने के बाद जो भी मेडिसिन हो गई, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गए, यूरिया हो गया, उसको निकाल के फिर यूरिथ्रा में कलेक्ट कर लिया जाता है, जो फिर यूरिन के फॉर्म में जो बाहर आता है। फिर यहाँ से जो ब्लड होता है वो जिसमें मैक्सिमम इम्प्योरिटीज तो निकल गई हैं बट जो गैसेस की इम्प्योरिटीज है वो रह गई हैं, और गैसेस की इम्प्योरिटी कैसे निकलेंगी जब फिर से लंग्स में पहुंचेगा, क्योंकि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वही निकालने का काम करता है। तो होता ही है कि ये फिर से इसके पास इतना प्रेशर नहीं है कि पूरे लंग्स तक पहुंच पाए, इसीलिए फिर से हमारा पूरी बॉडी में वेन्स की हेल्प से
वेन है, वेन याद रखिए, पूरी वेन्स की हेल्प से फिर से हमारी बॉडी के हार्ट में आपका एंटर करेगा, हार्ट में एंटर करेगा, और फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से क्या करेगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद फिर आपका ये बॉडी सर्कुलेशन बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको आप एक दो बार देखेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक, अब एक और सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करता है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सिस्टम भी बोलते हैं। अब आपको पता है व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज अ लाइट येलो कलर लिक्विड। जो लिम्फ होता है ये एक आपका लाइट येलो कलर लिक्विड होता है जो कि हमारे ब्लड की तरह ही मूव करता है। इट इज फाउंड इन द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज। जो हमारे डिफरेंट टिश्यूज है उसके इंटरसेलुलर स्पेस में मिलता है। ठीक है, लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। याद रखिएगा, ब्लड तुम्हारा मल्टी डायरेक्शन मूव करता है, बट जो लिम्फ होता है इट फ्लोज ओनली इन सिंगल डायरेक्शन मूव करता है, फ्रॉम टिश्यू टुवर्ड्स द हार्ट। टिश्यू से कहाँ हार्ट मूव करता है? हार्ट की तरफ मूव करता है। लिम्फ हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वुंड। जो लिम्फ होता है वो जो चोट लग जाती है हमें, ठीक है, उसकी हीलिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसको आप याद रखेंगे। जो WBC भी होता है एक तरह से लिम्फ इनमें भी आपका मिलता है। इस तरह हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आइए इसको आगे देखते हैं। तो अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ साथ अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।